नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश। तो प्यारे साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आज यूपी टेट की क्लास है हमारी 19 शुरू करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ अपनी क्लास। तो प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्या कह रहा है पहला प्रश्न आपका? हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? भाई किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बना के दिया है ये, देखिए आप जरा। तो भाई गोलमेल चाचा ने दिया है, स्पीरमैन ने दिया है, या जॉन मेयर ने दिया है, या गार्डनर चाचा ने दिया है। तो आप सभी को इस प्रश्न का सही आंसर तो पता होगा। अब क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप सभी को पता होगा, और जो फ्रेशर बच्चे होंगे उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं इसका आपको उत्तर बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका गार्डनर चाचा। कौन है जी? ये देखो, ये आपके हार्वर्ड गार्डनर चाचा थे ना। इन्होंने बहुत सारी बुद्धियों की प्रतिमाओं के बारे में बताया था। अब सुनिए कौन कौन सी हैं। देखिए जैसा कि आपके चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, यहां से शुरू करते हैं। भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है भाई साहब, सर जी हम समझ गए। तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, सांगीतिक बुद्धि होती है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है, अंतः व्यक्तिक बुद्धि होती है। अब देहिक इंद्रियगत बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि कितनी प्रकार की बुद्धियों के बारे में इन्होंने बताया था? सर जी इन्होंने तो 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था। तो ये बेसिक सा था क्वेश्चन। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उस बच्चे को पता चल गया होगा। कभी कभी ये अंदर से ना जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग भी ये प्रश्न बनाते हैं। तो गार्डनर चाचा को भूलना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को? समझ में आया तो कमेंट करके बताना, हाँ सर बिल्कुल पकड़ में आ गया है। यदि कहीं पे भी हल्की सी भी कोई कमी रहती है तो कमेंट करके बता दिया करो, भाई दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये छोड़ना नहीं है, ये यूपी टेट में आपकी जान खाने वाले प्रश्न हैं, ध्यान रखना सारे के सारे बच्चों। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब? अरे डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। अब सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि डिस्लेक्सिया क्या है, कौन सा विकार है, किस टाइप की डिफिशियंसी है ये? क्या बोलने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है, व्यक्त करने में दिक्कत होती है, या पढ़ने या वर्तनी संबंधी समस्या होती है? चलिए भाई प्यारे बच्चों, बेसिक सा प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा। समझ में आई इस बात? आगे होगी। सर जी डिस्लेक्सिया नाम की जो बीमारी होती है ना बच्चों में, ये तारे जमीन पे देखा होगा आपने, एक बच्चा था उसको भी थी। और ये देखो हमारा गोलू मोलू सा जो बेटा बैठा है ना, उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। इसे पढ़ने में, रीडिंग एंड स्पेलिंग, पढ़ने में वर्तनी संबंधी कठिनाई होती है। समझ में आ गया भाई? चलिए, डिसकैलकुलिया किस लिए होता है, डिसअफीजिया किस लिए होता है, ये दो तीन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, मैं आपको करा दूंगा। और मैंने अपनी यूट्यूब पर भी डाल रखी हैं शॉर्ट्स के तौर पे, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। आपको बिल्कुल बहुत स्मूथ तरीके से समझ में आ जाएगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? देखिए क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है। ये जल्दबाजी में ना बच्चे बहुत गलत करके चले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। भाई साहब सेटिंग प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा। आप लोगों के ऊपर में क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मास्टर मास्टरनियों सुन लो। नौकरी बचाने वाले मास्टर जी सुन लो, और नौकरी सर्च करने वाले मास्टर जी लोग भी सुन लो। चेतावनी है आप लोगों के लिए ये। बहुत ही खतरनाक टाइप के प्रश्न देगा इस बार। और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, एक एक वर्ड को समझते हुए आगे चलना है आप लोगों को। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं भाई, बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे भाई साहब क्या कह रहा है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? अब ये क्या कह रहा है ससुरा बी नंबर का, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या ये बात ठीक लग रही है क्या भाई? मास्टर जी यही गड़बड़ लग रहा है हमें तो। आगे देखो भाई, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शिक्षक को बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। बेटा यही काम करना सारे के सारे। समझ में आ गई मास्टर लोगों? सारे के सारे मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, आप लोगों को यही काम करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। अगला ऑप्शन देखते हैं भाई, शिक्षक को सीखने में असक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए यार, बेचारा कमजोर बच्चा है। अब आपकी 40 मिनट की पीरियड में उसका काम नहीं चल पा रहा है, तो बाद में आप थोड़ा सा साइड की तरफ आपको हेल्प करनी है।
भाई सभी बच्चों को एक साथ लेवल में लेके चलना है, नहीं चलना है। अब हर एक बच्चे की इंटेलिजेंस अलग-अलग होती है, परंतु सबका साथ और सबका विकास, ये आपको तो करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन को दोबारा से समझो, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो मास्टर जी ये जो कह रहा है ना बी नंबर वाला, बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये जो है ना यही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमिका नहीं के बारे में पूछा था, नेगेटिव क्वेश्चन का बना दिया और नेगेटिव आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका बिल्कुल सही। समझ गए होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन था, बड़ा जरूर था लेकिन बहुत ही सिंपल था। कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए भाई? चलो नीचे शुरू करते हैं। अनुमति नहीं देनी चाहिए कि सीधे बोल दोगे ए बच्चे आपको अनुमति नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सको, ऐसा मत कर देना प्यारे दोस्तों, गलत हो जाएगा। रोक देना चाहिए, क्या बच्चे को जैसे क्वेश्चन करता है रोक देना चाहिए? भाई उसे प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब उसे हतोत्साहित कर देना चाहिए। आप देखो ये हतोत्साहित हो गया, ये प्रेरित हो गया। अब बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अरे कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए भाई साहब आप लोगों को ना उन्हें प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, एनर्जेटिक करना चाहिए कि हाँ बेटा आप पूछ सकते हो हमसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो दिक्कत है, समस्याएं हैं किसी भी प्रकार की, हम आपकी पक्का मदद करेंगे। आप लोगों को यही करना है। समझ में आ गया? आगे चलें। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। अब भाई ग्रोथ के बारे में ये पूछ रहा है। चलिए भाई बताइए ग्रोथ के बारे में। भाई शारीरिक विकास से होता है, सामाजिक विकास से होता है, भावात्मक विकास से होता है या नैतिक विकास से होता है? तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो ठीक ठाक हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? भाई साहब बेसिक चीज पूछ रहा है, किससे संबंधित होती है, उसकी वृद्धि कैसी होती है? भैया जी उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना, शारीरिक विकास, ये बेसिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस प्रश्न का सही आंसर। बाकी की आप सामाजिक विकास बाद में कर सकते हो, भावात्मक विकास हो जाएगा, नैतिक विकास धीरे धीरे आप लोग भी करा दोगे। तो इसमें पूछा है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ये देखो छोटा सा भ्रूण की तरह, फिर हल्का फुल्का नन्ना मुन्ना बेबी, फिर बाल्य अवस्था से और बढ़ती हुई मध्य बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, है ना? ये सब क्या है? ये धीरे धीरे शारीरिक विकास ही तो है ना, शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का होता है यहाँ पे सही। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी प्रकार से पूछ लिया। अब ये कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, अब जो मानव का विकास होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अरे कि भैया डायरेक्ट शैशव शिशु अवस्था से होता है, उत्तरी बाल अवस्था से होता है, ये पूर्व बाल्य अवस्था से होता है, या गर्भ से होता है? तो भाई साहब बिल्कुल 0 डिग्री से, 0 पॉइंट से, मतलब कि माँ के गर्भ से ही मानव का विकास ना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। सभी लोग कर लोगे आप इस प्रश्न को, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बेसिक प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, किसने है भाई? ये कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक पुस्तक कौन से महोदय और कौन से चाचा ने लिखी है? देखो ये सब सारे के सारे चाचा हैं, मैं इनको बोलता हूँ चाचा, क्योंकि चाचा ना पापा से भी खतरनाक होते हैं। भाई कौन कौन का किस किस का मानना है? भाई चाचा पापा से भी खतरनाक होते हैं। भाई पहले वाले चाचा तो बहुत खतरनाक थे, आज के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। हमारे टाइम में भाई आज से 40 साल पहले, 32 साल 30 साल पहले वाले चाचाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन से चाचा हैं? भाई थांडाइक चाचा जी हैं, स्किनर महोदय हैं, या गैने अंकल हैं, या पावल या पावलॉक अंकल हैं? अब बताओ भाई, बेसिक प्रश्न है, ये इनकी बुक से क्वेश्चन बन गया है। अब आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग बहुत प्यारे तरीके से इसको कर लोगे। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, तो ये कौन है आपके? R M गैने चाचा जी हैं ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इस प्रश्न का सही आंसर। अब कोई मुझे थांडाइक अंकल के बारे में बता सकता है कि इनकी बुक का क्या नाम था? स्किनर चाचा की बुक का नाम बता सकता है, या पावलॉक चाचा की बुक का बता सकता है? पता है किसी को? नहीं पता होगा, पता होगा तो कमेंट में बताना। अरे यार चलो मैं ही करा देता हूँ।
चलिए भाई देखो क्या कह रहा है, आर एम गैनी। गैनी चाचा को तो आपने देख लिया। इनकी बुक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। पकड़ में आ गया होगा। अरे भाई गेने चाचा क्या करते, गेने चाचा जब कोई भी गेम खिलाते थे, मैं यहीं पे आपको रटवा देता हूँ, टेंशन मत लो। जब गेने अंकल कोई भी गेम खिलाते थे तो वो क्या करते थे भाई, गेम खिलाने के टाइम पे वो एक कंडीशन रख देते थे। क्या कर देते थे, आर एम गेने अंकल जब कोई भी गेम खिलाते थे तो वो अपनी एक कंडीशन रख देते थे। ये कंप्लीट हुआ आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। अब ई एल थांडाइक को देखते हैं। अब थांडाइक अंकल ने कहाँ तीर मारा था। अब देखिए, एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। अब आपका क्या आ रहा है, थांडाइक। थांडाइक, तो थांडाइक ने क्या काम किया था। ये डाइक 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 से समझ में आ रहा है, डाइक मतलब बहुत लंबी डाइक मारते हैं। कोई भी जो जानवर होता है वो काफी लंबी डाई मारता है, डाइक मारता है नहीं मारता है, बड़े लंबी वाली डाई मारता है नहीं मारता है, तो बिल्कुल वही मारता। तो ये इन्होंने क्या काम किया था, इनके पास में एक एनिमल था। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जस्ट ए ट्रिक, ठीक है। तो थांडाइक चाचा के पास में एक एनिमल था। वो क्या करता था, बहुत ही बुद्धिमान था, इतना तेज था भाई साहब कि हम और आप लोगों से भी बहुत तेज था। वो एनिमल बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत समझदार था। उसकी जो साइकोलॉजी थी ना, उसकी जो समझदारी साइकोलॉजी थी, वो अर्थमेटिक जैसी थी। कैसी थी, अर्थमेटिक जैसी थी। तो थांडाइक का जो एनिमल था बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसकी जो साइकोलॉजी थी ना, वो अर्थमेटिक जैसी थी। अब ये दूसरा भी कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने, दो बुक कंप्लीट हो गई है। अब बी एफ स्किनर चाचा को देखते हैं। अब स्किनर चाचा ने क्या किया था भाई, स्किनर चाचा ने द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, क्या कह रहा है भाई साहब, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। अब फिर से इस क्वेश्चन को पकड़ो, बी एफ स्किनर। अब यहां से देखो, बी एफ से क्या मिल गया, बिहेवियर, बी एफ से क्या मिल गया, बिहेवियर मिल गया। तो स्किनर चाचा जो थे ना भाई साहब, इन्होंने, इनका जो बिहेवियर था ना, स्किनर चाचा का जो बिहेवियर था, वो कहीं पे भी इनको सिलेक्शन दिला देता था। बिहेवियर चाचा का जो था ना, स्किनर चाचा का जो व्यवहार था, वो अपने व्यवहार से कहीं पे भी सिलेक्शन ले लेते थे। पकड़ में आ गया, तीन हो गई कंप्लीट। आगे चलो। अब भाई आई पी पावल, जिसे हम पावलॉक कहते हैं, बहुत सारे नाम है भाई साहब, इनको ये बहुत कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को देंगे ये नाम। अब भाई पावलॉक चाचा को देखो, पावल चाचा को देखते हैं क्या कह रहा है भाई, आई पी पावल चाचा क्या कह रहे थे। अब इन्होंने जो किताब लिखी थी ना, कंडीशंड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशन। अब ये जो किताब थी बड़ी भयंकर टाइप की किताब थी। अब पावल चाचा ने ये बुक तो लिख दी, लेकिन उनको खुद ही पल्ले नहीं पड़ रही कि भाई साहब, उनकी बुक ना खुद इनको लेक्चर मारती थी खड़े होकर के। इमेज कर लो भाई साहब, इन्होंने इतने खतरनाक तरीके से लेक्चर्स मारे अपनी बुकों में, इतने भयंकर के भर भर के रखे कि ये खुद परेशान हो गए। तो क्या हुआ, कंडीशन रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशन। तो पावल चाचा की लेक्चर वाली बुक है ये। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। अब भाई पसंद आया कि नहीं पसंद आया, कमेंट करके बताना दोस्तों, मज़ा नहीं आता है ऐसे में। कमेंट करके बोलो कि सर बिल्कुल मज़ा आया है, और बढ़िया एफर्ट लगा के पढ़ाऊंगा, और एनर्जी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में झोंक दूंगा। एक क्लास में सारा झंझट सारा बवाल कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों को। चलें आगे। अब ये वाला प्रश्न देखो भाई साहब, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष की और तनाव की, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन कौन से चाचा ने कहा है। ये सारे के सारे चच्चा हैं ये। कौन से वाले, मिर्जापुर वाले चच्चा हैं। अब ये आपके सिरदर्द करने के लिए आए हैं, सारे के सारे आए हैं भाई। एग्जाम में चुपके से आ जाते हैं, आपकी खोपड़ी खा जाते हैं। अब आप यहीं पे इनको लपेटो, इन चच्चा जान को यहीं पे लपेटते हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष की है और तनाव की है, हमला व विरोध की अवस्था है। अब ये कौन से चच्चा हैं, ये जरसील्ड चच्चा जी हैं, स्टेनली हॉल चच्चा जी हैं, या सिम्पसन अंकल हैं, या कौआ जी हैं। क्रो एंड क्रू का है, मैं इनको अपने टाइम में क्रो एंड क्रू कौआ कहता था, तभी मुझे याद रहते थे भाई ये।
अब क्या होगा भाई इसका बताओ? अरे संघर्ष, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था बिल्कुल है भाई साहब, ये अवस्था बड़े भयंकर की होती है। इस समय यदि बच्चा दाएँ-बाएँ हो गया तो उसकी ज़िंदगी झंड, और थोड़ी-सी मेहनत कर ली उसने तो उसकी ज़िंदगी आगे तक के लिए बढ़िया चलेगी। तो आपको पता है, जो ये कोटेशन जिस चाचा ने दी है, वो खुद इस तरीके के होंगे। तो कैसा है भाई साहब, इन्होंने ना बच्चों को कहा था कि बेटा, संघर्ष और तनाव, हमला व विरोध की जो तुम्हारी जो स्टेज है ना, ये कहाँ पे कहा था उन्होंने? ये एक हॉल में बताया था सारे बच्चों को। कहाँ पे बताया था? ये उन्होंने ना एक हॉल वाले सेमिनार में बताया था। तो क्या हो गया? स्टेनले हॉल। समझ में आ गया होगा भाई प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। ये संघर्ष, तनाव व हमला, जो विरोध की अवस्था है ना, ये इन्होंने हॉल में बताया था, सभी बच्चों को इकट्ठा करके। ये हो गया आप हॉल, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे थे, और यहाँ पे टेबल लगा के इन्होंने बताया था स्टेनले हॉल ने। आगे पकड़ में। भाई साहब ट्रिक है, ध्यान रखना, भूल नहीं पाओगे, इसीलिए बता रहा हूँ बार-बार ये। आगे और देखते हैं। अब जरसील्ड को देखते हैं, सिम्पसन को देखते हैं, और क्रो एंड क्रू कौआ को भी देखते हैं। देख लें? देख लें भाई, एग्ज़ाम में चुपके से आ जाएँगी, मुँह बना दोगे आप लोग। अब वही है सेम। भाई हॉल में क्या कहा था? सारे किशोर बच्चों को कहा था कि बेटा तुम संघर्ष भी करोगे, तनाव और तूफान और हमला तथा विरोध की तुम्हारी ये अवस्था रहेगी। कहाँ कहा था इन्होंने? हॉल में कहा था। अब जरसील्ड ने क्या कहा था? किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। क्या करता है? संक्रमण करता है। अब आपको पता है जरसील्ड नाम के जो प्रोफेसर थे, उनको संक्रमण हो गया था। क्या हो गया था? बेसिक सा है, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जरसील्ड को क्या हो गया था? संक्रमण हो गया था। ओके, आगे चले भाई। अब ये क्या है? ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार। अब कितने सारे इसमें नाम दे रखे हैं, ध्यान रखना। पहला कौन सा है? ब्लेयर है, जोन्स है, एवं सिम्पसन के अनुसार। अब किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह समय है, वह टाइम पीरियड है, वह काल है जो बाल्य अवस्था के अंत में आरंभ होता है, प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। अरे कौन सा तीर मार दिया यार तुम लोगों ने? कुछ नहीं मारा। अरे बाल्य अवस्था जैसे ही खत्म होती है तो किशोर अवस्था तो आती है ना, तो यही तो कह रहे हो। और वो जो किशोर अवस्था है प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। और कौन सा तीर मारा? बेसिक सा तो है ही इसमें। आगे देखो। अब कौआ को देखते हैं, कौआ क्या काँव काँव कर रहा है, क्रो एंड क्रो। अब किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसको समझ लेना। बहुत अच्छी कोटेशन दे रखी है, और ये एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। समझ में आ गया? क्या कह रहा भाई? क्रो एंड क्रो, कौआ चाचा क्या कह रहे हैं? जो किशोर जो होते हैं, ठीक है, किशोर जो होते हैं, किशोर अवस्था जो होती है, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल भाई साहब, देखा होगा आप लोगों ने, जब आप भी अभी भी किशोर हैं, किशोर थे। अब इसमें तो हमारे ऐसे भी बेचारे टीचर हैं जो जॉब करते हुए भी तैयारी कर रहे हैं। उनको छोड़ कर के आप जैसे जो बच्चे हैं, किशोर अवस्था से आगे की स्टेज में आ चुके हैं, अपने जीवन को संचालन करने के लिए, अपने जो रोज़गार की तलाश में आगे बढ़ चुके हैं। अब वो क्या हैं? उनसे पहले और आप तक के जो बच्चे हैं, वो इस देश की शक्ति है, एनर्जी है, और भावी आशा को प्रस्तुत करोगे आप लोग। करोगे नहीं करोगे? सारे के सारे करोगे। यूपी टेट क्लियर करके बढ़िया सी एक मास्टरी की जॉब लेकर के आप अपनी शक्ति को और सारी आशाओं को, भावी आशा को प्रस्तुत करना है। समझ में आ गया? कसम खा लो बच्चों आज। अब आगे देखो भाई क्या कह रहा है, वही बेवकूफ बनाने वाले प्रश्न है ये। पर जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा वो तो समझ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो हिला डालेंगे ये क्वेश्चन। भाई सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? भाई साहब
मजा आ गया होगा आधे बच्चों जिन्होंने आज तक ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा ना, वो बोलेंगे मास्टर जी हम तो इसको अभी चुटकी में कर देंगे, आधे लगाएंगे इसमें 45, आधे लगाएंगे इसमें 40 और पहली ही बाउंसर बॉल में कैच दे करके निकल लेंगे बाहर। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो बच्चों। ये कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो पहले तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र को आप समझो। भाई साहब ये आपका जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है ना, पहले ध्यान से समझिए। पाठ योजना का टाइमिंग कितना है? पाठ योजना का टाइमिंग होता है जी 6 मिनट का। आगे देखो, आपका शिक्षण का कितना टाइम होता है जी? शिक्षण का होता है जी 6 मिनट का। फिर आगे देखो, प्रतिपुष्टि या पोषण का टाइम कितना दे रखा है? ये भी आपका 6 मिनट का दे रखा है। पुनः पाठ योजना निर्माण, ये भी आपका 6 मिनट का है। पुनः शिक्षण, दोबारा से आपको शिक्षण कराना है, 6 मिनट का। अब पुनः दोबारा आपको प्रतिपुष्टि, तो ये कितने का है? ये भी 6 मिनट का। अब इन सारे 6 को जोड़ लो। अब भाई 6 × 36 मिनट, तो समझ में आ गया। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट होते हैं। आया कि नहीं आया? पकड़ लिया होगा भाई बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। आया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, भर भर के पूछे हैं ये आपसे क्वेश्चन। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख या मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन कौन से चच्चा का है? देखो फिर अंकल से प्रश्न पूछ लिया। ये सारे के सारे चाचा हैं, ये चाचा हैं ये। भाई ये परेशान करने के लिए चले जाते हैं ना, ये चाचा जान है ये। अब क्या कह रहा है, देखो कितना भयंकर टाइप का बना दिया क्वेश्चन को। अरे सीखने का पठार, ठीक है भैया जी, पठार तो पठार ही होता है। सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, बहुत बढ़िया, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं कर रहे। चलो उन्नति भी मत करवाओ। यह कथन किस चच्चा का है? भाई गेट्स व अन्य अंकल का है, हालिंग वर्थ चच्चा का है, रॉस अंकल का है, या आपके स्किनर चच्चा का है? चलो भाई बता दो इस प्रश्न को, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? भाई सारे के सारे उस क्वेश्चन को गलत करोगे, मुझे पता है, क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा, जो भी बच्चा इसको देखेगा गलत करेगा। एक आध ही बच्चा सही करेगा, बाकी के तो तुक्का मारेंगे। सर इसमें तो बी वाला सही होगा। आधे तुक्का मारेंगे सर मुझे तो ए वाला सही लग रहा है, आधे तुक्के मारेंगे सर डी वाला सही है। अब दोबारा से क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख या मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये आपके रॉस चाचा जी हैं। कौन से अंकल हैं? रॉस चाचा हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आप लोग सारे के सारे मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं स्कूल में पढ़ा रहे हो। अब आपकी क्लास में, आपके विद्यालय में यदि शिक्षक, आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पता चलता है या पाता है, तो उसे आप क्या करोगे? इसके बारे में आपसे ये प्रश्न बन रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारे तरीके से उस क्वेश्चन को उड़ाना है आप लोगों को। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पनिश द चाइल्ड, आप बच्चे को लाठी डंडे से कूट दो, साले को बहुत परेशान कर रहा है, नहीं। अब दूसरा क्या कह रहा है? इग्नोर द चाइल्ड, अरे बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि भाई साहब जो गलती तुझे करनी हो तू कर, हमारी तरफ से तो भाड़ में जाओ, पढ़ना है पढ़ो, यहाँ से भाग जाओ। ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चों। बच्चे को परामर्श देना चाहिए कि भाई साहब उसे एडवाइजरी दोगे, आप परामर्श दोगे कि नहीं यार तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, आप क्रिएटिव बच्चे बन सकते हो, आप क्यों इतना हल्ला गुल्ला करते हो, आप क्यों इतना ऊधम मचाते हो। क्या इस तरीके से आप परामर्श दोगे? या फिर, अरे या फिर सेट द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। अब बताओ भाई साहब, बहुत ही प्यारा प्रश्न बना है ये। आपकी क्लास में कोई राजू नाम का समस्यात्मक बालक है, तो आप कैसे उसे टेकल करोगे, कैसे उसे हैंडल करोगे, बस यह पूछ रहा है। भाई बच्चे को लाठी डंडे से कूट दोगे, दो चार थप्पड़ थप्पड़ मार दोगे? नहीं कर देना प्यारे बच्चों, नहीं कर देना मेरे भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं, मामला गड़बड़ हो जाएगा।
नज़रअंदाज कर देना भाई साहब, यदि आपने नज़रअंदाज कर दिया तो वो और दूसरे बच्चों को भी परेशान करेगा, आपस में झगड़ा कर लेगा और दिक्कत बन जाएगी, आपके गले में फिर घंटी बन जाएगी। अब क्या करना है? अरे बच्चे को परामर्श देना है, बिल्कुल। अरे आप उसे समझाओगे कि बेटा आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप मेहनत करो, आप क्यों हल्ला-गुल्ला झगड़ा करते हो? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। आप उसे मोटिवेशन दोगे, परामर्श दोगे, ठीक है? घर नहीं पहुँचाना है, नहीं तो माँ-बाप आ जाएँगे और तुमसे लड़ जाएँगे। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। पाठ सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित है। अब बताओ भाई किससे संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखें। भाई शैक्षणिक संस्थानों के विकास से संबंधित होती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के सर्वगुणीन विकास से संबंधित होती है। आगे देखते हैं भाई, छात्रों के वित्तक विकास में, ये वित्तिक विकास क्या होता है कोई बता सकता है? चलो आगे देखते हैं। छात्रों के मानसिक विकास में, अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो फिर से क्या कह रहा है। पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित होती हैं। अब पहले तो मुझे बता दो कि पाठ सहगामी होता क्या है? किसी बच्चे को पता है? मेरे भावी शिक्षक शिक्षिका को ये पता है? अरे पता है कि नहीं पता? हाथ खड़े करो सारे के सारे कि सर मुझे पता है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मुझे सब आता है। बता सकता है? समझ में आया? नहीं पता चला होगा। अरे पाठ्य सहगामी क्रिया, अरे पढ़ने के साथ साथ जो साथ में और सारी जो क्रियाएं की जाती हैं यार, अब वो और सारी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं पता है? अरे भाई साहब, खेलकूद हो गया, नाटक हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गई, शैक्षणिक भ्रमण हो गया, पिकनिक पे लेके जा रहे हो, अंताक्षरी वाला सिस्टम हो रहा है, भाई गेमिंग चल रहा है, गैदरिंग चल रहा है, तो वो क्या करेंगी? अरे भाई साहब, वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। अब देखो इस शब्द ने आपको हिला दिया होगा, पाठ्य सहगामी क्रिया। अरे पाठ्य सहगामी मतलब कि पढ़ने के साथ साथ जो और साथ में जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है। पकड़ में आया नहीं आया? कमेंट करो यार, मजा नहीं आता दोस्तों। अरे भाई साहब क्या है, खेल हो गया आपका, खेल हो गया, खेल कूद हो गया, नाटक हो गया, और क्या हो गया जी? और क्या हो गया जी? अरे सर जी, भ्रमण पे कौन ले जाएगा? अरे भैया जी, मास्टर जी हम लेके जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? घूम के आएँगे, आराम से एन्जॉय करेंगे। और घूमते-घूमते क्या करेंगे? घूमते-घूमते ना बस में बैठ के ना अंताक्षरी करेंगे, अंताक्षरी करेंगे, तब मज़ा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भाई साहब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पाठ सहगामी प्रक्रियाएँ हैं, क्रियाएँ हैं और ये बच्चे का सर्वगुणीन विकास करती हैं। ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलो खटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, बड़े एन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना है हमें। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अरे मास्टर जी, पहले तो किसने किया है ये पढ़ाते हो, अब फिर किसने नहीं किया ये भी पढ़ाते हो। क्या करूं बच्चे, सारी चीज पढ़ानी पड़ेगी। ये उत्तर प्रदेश है, समझ में आया? अपना यूपी है, कहाँ से लपेट के क्वेश्चन दे देगा, पता नहीं चलने देगा। चलिए भाई, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? क्या कोहलबर्ग अंकल ने नहीं किया? चाचा हैं ये सब, चाचा, इनको बोलता हूँ मैं चच्चा जान। स्किनर चच्चा जी हैं, या बी एस ब्लूम अंकल हैं, या आपके थॉर्नडाइक चच्चा जी हैं। तो भाई साहब ये चच्चा हैं, इन्होंने किया है, ये चच्चा ने भी किया है, पर बी एस ब्लूम चच्चा ने नहीं किया। किसने नहीं किया जी? ऑप्शन नंबर सी, ब्लूम चच्चा ने नहीं किया ये। इनको क्या लेना देना है यार? ये अपना चुपचाप धीरे से कोई बुक दे देते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, 1-2 पॉइंट बच्चों के बारे में बता देते हैं, 1-2 साइकोलॉजी के पॉइंट बता देते हैं। इन्होंने ज़्यादा बच्चों की जान नहीं खाई। तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बी.एस. ब्लूम के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी कोहलबर्ग ने भी किया है, स्किनर ने किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है। समझ में आ गया? मज़ा आया तो आगे चलें। अब शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, चलो जी मास्टर जी ये भी पूछ ही लो आप। अब शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? चलो, अरे बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। आगे और देखते हैं भाई, बालक का विद्यालय ना जाना, अरे प्रवेश ना लेना, ना जाना। और क्या है? बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना होता है, ये भी हो जाता है भाई।
किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अब बताओ भाई, शिक्षा में अवरोधन शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य बताइए। अरे पता है किसी को? अरे भाई साहब, विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये तो ठीक है। परंतु किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बेचारा बच्चा फेल हो जाना, ठीक है? भाई ऐसा मत करना, सारे बच्चों को पास कर देना, आप तो जाओ बेटा खटाक से। अरे तुम सब पास हो यार, टेंशन ना लो, ठीक है? लेकिन पास तभी होगा जब आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से समझाओगे। अब इससे क्या होता है, यदि एक बच्चा 1 वर्ष या 2 वर्ष में एक ही क्लास में रहेगा, तो टाइम बर्बाद होगा, आप लोगों का समय भी बर्बाद होगा, आप लोगों की मेहनत भी बेकार जाएगी। तो ऐसा नहीं करना भाई, शिक्षा में ना अवरोधन नहीं पैदा होने देना। तो मेरी सभी विद्यार्थियों से, मेरे भविष्य के भावी शिक्षक शिक्षिकाओं से ये निवेदन है कि भाई अपनी क्लास में ना किसी भी बच्चे में अवरोधन नहीं करने देना। बेटा तुम पढ़े जाओ मस्ती के साथ और आगे बढ़े जाओ। इज दैट क्लियर? आगे चलें। अब निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? अरे वाह भाई, मजा आएगा भाई, इस क्वेश्चन में मजा आएगा। भाई साहब, आपने जो कल कल पढ़ा था और हमने जो कल पढ़ाया था, अब उसके बारे में ये पूछ रहा है। क्या ऑप्शन देखें? उद्दीपन परिवर्तन कौशल होगा ये, बहुत बढ़िया। क्या स्किल ऑफ द इंट्रोडक्शन का होगा, प्रस्तावना कौशल का होगा? आगे देखो, समापन कौशल का होगा या प्रदर्शन का होगा? अब बताइए भाई। अरे भाई साहब, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, यही पूछ रहा है ना। तो कल जो आपने पढ़ा था और आज जो आप पढ़ने पढ़ने से पहले आप क्या करोगे? आप भाई साहब उसकी प्रस्तावना कौशल को देखोगे, इंट्रोडक्शन को देखोगे कि कल जी सर जी आपने यहाँ तक पढ़ाया था और आज आपको आगे शुरू करना है, तो क्या बोलते हैं हम इसे? प्रस्तावना कौशल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पे एकदम पक्का वाला राइट। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये तो है भाई, सबको पता है। ये जो कथन है ना, विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? चलो कम से कम चाचाओं के नाम तो नहीं दिए यहाँ पे, ये तो ठीक है। किसके बारे में पूछ रहा है भाई? डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है। भाई डेवलपमेंट, विकास जो है कभी समाप्त नहीं होता। अब ये जो कथन है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, अब देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 1 को देखा जाए, क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ें, शुरू करें, बहुत बढ़िया। अंतः क्रिया का सिद्धांत होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, एकीकरण का सिद्धांत होगा, अंतः संबंध का सिद्धांत होगा या निरंतरता का सिद्धांत होगा? किसका होगा? निरंतरता का सिद्धांत होगा। तो बेसिक सा प्रश्न था, जो ऑप्शन रखे हैं आज इससे आप लोगों ने इसको पकड़ लिया होगा। कभी ना समाप्त होने वाली वह प्रक्रिया, ये होगा आपका कंटिन्यूटी से, निरंतरता के सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इस प्रश्न का बहुत पक्के वाला राइट। चलें आगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल धड़ल्ले से आपके एग्जाम में आता है भाई साहब। 86वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 22वें संविधान संशोधन। अब दोबारा से क्वेश्चन पे चलो। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? अब यहाँ पे देखो, शिक्षा क्या बन गई है जी? मौलिक अधिकार बन चुकी है। इतना तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन ने बता दिया। अब ये नीचे बता दो भाई, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजमेंट के कारण हुआ है ये? तो मास्टर जी, ये तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। और बताओ, और कुछ जानकारी दूं? अब कब की बात है जी ये अधिनियम लगा था, कब, कौन सा अधिनियम लिया गया था मास्टर जी? पूरा बताओ ना। 2002 वाला। अब इसमें क्या हुआ था? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल था ना, कौन सा? 21 नंबर का जो आर्टिकल था, उसमें नया एक क्लोज जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? एक नया खंड जोड़ा गया। तो उसको क्या कर दिया जी? 21 का कर दिया गया, का कर दिया जाए या ए कर दिया गया। अब इस 21 ए के अंतर्गत या का के अंतर्गत, समझ में आया, शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी।
और इस अनुच्छेद इस आर्टिकल 21 अल्फा के तहत 6 वर्ष से लेकर के 6 to 14 14 वर्ष तक के बच्चों को ना एकदम फ्री एजुकेशन, समझ में आया, एकदम फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। अब भाई जिसके लिए आप सारे के सारे बच्चे तैयारी कर रहे हो कि सरकारी मास्टर बन जाएं, बढ़िया इन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं लिखाएं समझाएं। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, सरकारी मास्टर बनने के बाद ना लेजी हो जाते हैं, जब तक बनते नहीं तब तक बड़े एक्टिव रहते हैं। यही परफॉर्मेंस यदि कंटिन्यू चलता तो आज समय से भर्तियां ना आती। तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होता है इस प्रश्न का सही आंसर। 86वें संविधान संशोधन, आर्टिकल 21 अल्फा की कसम खा लो आज कि जब भी जॉब मिल जाती है मास्टर की, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठता के साथ, निस्वार्थ भाव के हिसाब से सभी बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से मेहनत कराओगे। आप लोगों की जॉब तो बचेगी बचेगी, आने वाले और भावी शिक्षकों की जॉब बनी भी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे अंतर्गत। चलिए आगे। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भाई साहब कई बार आपके सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अब कौन थे भाई साहब? ये भी चाचा हैं सारे के सारे। अरे मैकडूगल या गूगल चाचा हैं, अब्राहम मैस्लो अंकल हैं, या सिम्पसन जी हैं, या विलियम जेम्स हैं। अब बताओ भाई, मूल प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल मैकडूगल मैकडूगल, समझ में आ गया? मूल प्रवृत्ति मैकडूगल। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी इन्होंने चाचा जी? मैकडूगल अंकल ने तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो ये है मैकडूगल चाचा, इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। पकड़ में आ गया होगा? आया कि नहीं आया? आ गया होगा बच्चों। अब तो विकास की किस अवस्था को, क्या कह रहा है भाई, कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। अब ध्यान से समझो भाई, किसके बारे में कह रहा है? कोल व ब्रूस के द्वारा। भाई काला वाला जो ब्रूस था उसने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। शैशव अवस्था कहा है, बाल्यावस्था कहा है, प्रौढ़ावस्था कहा है, व किशोर अवस्था कहा है। अब सुनहरा काल, अनोखा काल, प्यारा सा काल कौन सा है भाई? तो क्या है भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर बता दो मुझे। मास्टर जी कोल और बुरुस जो थे ना, वो संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल, प्यारा काल, सुनहरा काल, बहुत ही मस्त काल जो था, वो आपका था बाल्य अवस्था वाला काल। कोई टेंशन नहीं, मजे के साथ खेलते रहो, घूमते रहो, फिरते रहो, न कमाने की टेंशन, न धमाने की टेंशन, न उसकी टेंशन। किसकी टेंशन? न उसकी टेंशन। किसकी? उसकी टेंशन भी नहीं थी। तब मजा था। तो क्या था भैया जी? ये सर जी बाल्यकाल था हमारा, बड़ा ही प्यारा काल था। अब नहीं मिलेगा भाई, अब तो नौकरी ले लो, तब मजा आएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? फिर सारे के सारे चाचा आ गए आपको की जान खाने के लिए। चलो भाई इनको भी लपेटते हैं, क्या कह रहे हैं ये। अरे वुडवर्थ चाचा जी थे, गिलफोर्ड अंकल थे, स्किनर चचा थे, क्रो एंड क्रो थे। तो कौन थे भाई साहब ये? व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है बिल्कुल जैसा आपके साथ में आपका अगला दोस्त या समाज व्यवहार करता है, आप वैसे ही अधिगम, वैसे ही सीखते हो, आपके अंदर वैसे ही परिवर्तन हो जाता है। बेसिक सी बात है। तो ये कौन थे? ये गुलफोर्ड नाम अंकल थे, उन्होंने कहा था। भाई साहब ये बड़े शरीफ आदमी थे। ये एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ सब लोग चतुर चालाक चंट आदमी थे, इन्हें लूट लिया। ये परेशान हो गए, पजल हो गए। तब इन्हें पता चला कि भाई साहब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे यहाँ के लोग व्यवहार करते हैं वैसे ही यहाँ का एनवायरनमेंट हो चुका है। ये उन्होंने एक कहा थी कोटेशन, ये बात बिल्कुल सही है और वर्तमान समय में बिल्कुल ही ये सत्य बैठते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होता है इस प्रश्न का सही आंसर। अब देख लेते हैं भाई, गुलफूड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। पकड़ लिया होगा आप लोगों ने यहाँ पे। अगला क्या कह रहा भाई? वुडवर्थ के अनुसार कोई भी नया ज्ञान, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों ध्यान देना।
वुडवर्थ चाचा जो थे, उन्होंने कहा था कि नवीन ज्ञान, कोई नया ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। समझ में आ गया? एक दो बार रिवाइज कर लेना, आप लोग पकड़ लोगे। नहीं तो और बढ़िया ट्रिक बना के बताऊंगा। समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, दोबारा से ट्रिक बना करके और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। आगे देखो, अब स्किनर चच्चा क्या कह रहे थे? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर कैसी है जी? उत्तरोत्तर अनुकूलता की एक प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलता की एक प्रक्रिया है। ये स्किनर चाचा पहले से ही ऊटपटांग शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अब कौवा जी को देखो, क्रो एंड क्रो को क्या कह रहे हैं? भाई साहब, आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों की अर्जन ही अधिगम है। भाई साहब, आपकी हैबिट कैसी है, आपकी आदत कैसी है, आपके अंदर नॉलेज कैसा है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी देवीय प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, आपका व्यवहार कैसा है, जो आपने सीखा है, अर्जन किया है, वही आपका अधिगम है, वही आपका सीखना है। तो ये भी आपका बन गया होगा। बहुत प्यारी से थे, समझ गया होगा आप लोग। अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब ये है ब्रूनर के द्वारा। ब्रूनर ने क्या काम किया था? ब्रूनर ने किया था संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। समझ में आया? ओके, अगला देखते हैं। आशुबेल क्या थे? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। अब ग्लेजर महोदय क्या कर रहे थे? बुनियादी शिक्षा का इन्होंने प्रतिमान दिया था। समझ में आ गया? अब गार्डन ने क्या काम किया था? गार्डन ने क्या किया जी? चलो बताओ। साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, इसको रिवाइज कर लेना, इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। पकड़ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पुनर महोदय ने कहा था कि संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। अगेन चलते हैं। आशुबेल ने अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, और ग्लेजर महोदय बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डन महोदय में साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। ये इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक न एक किसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है? चलिए भाई, जब भी आपको अपने आप में देख लो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो भाई? कि उसके आंकड़े इकट्ठा करने लगोगे, समस्या की पहचान करोगे, या परिकल्पना का परीक्षण करोगे, या परिकल्पना का निर्माण करोगे? तो भाई साहब, आप लोगों को भगवान ना करे कभी किसी प्रकार की पहले पहले तो कोई समस्या हो। यदि बाई चांस कोई समस्या आ भी गई, तो समस्या का समाधान आप कैसे करोगे? उसका पहला वाला चरण पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेज क्या है ये बता दो। सर जी, जो फर्स्ट स्टेज है ना, सबसे पहले तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये समस्या है किस तरीके की। फिर उसके बाद हमें इसको धीरे धीरे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला चरण पूछा था, प्रथम चरण, तो समस्या की आपको पहले पहचान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, भैया जी कब होगा? अब ये बताना है आप लोगों को। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना होगा। अरे मास्टर जी, इतना बल मत दो, आप तो बहुत ही ज़्यादा दे रहे हो। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ये भी बात ठीक लग रही है। आगे देखते हैं। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी कैसी भैया? एक अधिकारवादी। सिर्फ एक अधिकारवादी से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा मास्टर, ऐसा चलने नहीं देंगे हम। अब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। अरे भैया जी, निष्क्रिय क्यों रखोगे यार? सक्रिय रखना, क्रिएटिव रखना है। अब भाई दो तो कट गए आपके। अब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। ये कहाँ मास्टर जी बल दे रहे हो यार, छोटे बच्चे हैं, प्यार से पढ़ाओ उनको। अब ये होगा उसका भाई, देखो आंसर। बालकों का संज्ञानात्मक, क्रिएटिव, भावनात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई साहब, एकदम करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका सही आंसर। स्मृति स्तर पर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अब ये पूछ रहा भाई साहब, उभयनिष्ठ वाला पूछ रहा है। क्या सामान्यीकरण होगा आपका, अन्वेषण होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, या तैयारी होगा? अब फिर से समझो भाई साहब, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो। आपकी जो मेमोरी का जो स्तर है, लेवल है, उसका जो बोध स्तर है, शिक्षण प्रतिमान की संरचना में
कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होगा, मतलब कि बीच वाला होगा, ये पूछ रहा है ये। तो सामान्यीकरण होगा क्या, अन्वेषण होगा, प्रस्तुतिकरण होगा या तैयारी होगा? तो मास्टर जी उभयनिष्ठ जो होता है ना, वो होता है आपका प्रेजेंटेशन, जिसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया सारे बच्चों को, आया कि नहीं आया? मास्टर जी आ गया, पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो भाई, अब मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्मृति स्तर के सोपान हो गए, ठीक है, समझ में आया? ये आपके स्मृति स्तर के सोपान हो गए और ये आपके हो गए बोध स्तर के सोपान हो गए। ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, आपके एग्जाम में ये बनने वाला है। अब ये किसने भाई स्मृति स्तर के सोपान, ये हर्बर्ट महोदय ने दिए थे। किसने दिए थे? हर्बर्ट महोदय ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की थी। ये 5 स्टेज में की थी। सबसे पहले कौन सा है? प्रस्तावना होगा। दूसरा कौन सा होगा? प्रस्तुतिकरण होगा। तीसरा कौन सा होगा? स्पष्टीकरण तथा तुलना करना होगा। चौथा क्या बनेगा? सामान्यीकरण होगा। और पांचवा क्या होगा? प्रयोग होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। अब दोबारा से समझो इसको भाई, स्मृति स्तर के सोपान में हार्वर्ड ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की थी। किसने की थी भाई? हार्वर्ड चाचा ने की थी। पहले पे आता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरे पे आता है प्रस्तुतिकरण, तीसरे पे आता है स्पष्टीकरण व तुलना करना, चौथे पे आता है सामान्यीकरण और पांचवे पे आता है प्रयोग। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब अगले को पकड़ो भाई, चलो अगले को और पकड़ो, अगला क्या कह रहा है, पकड़ लो इसको। अब बोध स्तर के सोपान, अब ये बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता, आय हाय 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 हाय। अब ये जिनके जन्मदाता हैं ये कौन है? ये इनको पकड़ो भाई, ये आपके खून खाएंगे। ये हेनरी सी मॉरिसन थे, हेनरी सी मॉरिसन महोदय थे। अब स्मृति के कौन थे? हर्बर्ट थे। अब बोध के कौन थे? हेनरी सी मॉरिसन थे। यहीं पे पकड़ लेना दोस्तों, ये एग्जाम में बैठे मिलेंगे कोने में आपको, फिर बोलोगे अरे मास्टर ये तो पढ़ा नहीं हमने। अब देखो आगे क्या कह रहा है भाई, पहला क्या था इनका? हेनरी सी मॉरिसन ने क्या कहा था? बोध स्तर में सबसे पहले क्या करना है? खोजबीन करना, अन्वेषण करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मास्टर जी हम करेंगे प्रस्तुतिकरण। उसके बाद क्या करना है? आत्मीकरण अथवा परिपाक करेंगे हम। बहुत बढ़िया। चौथे नंबर पे क्या करोगे? व्यवस्था बनवाओगे। पांचवें नंबर पे क्या करोगे? वर्ण अथवा अभिव्यक्तिकरण करोगे। अब दोनों को कंपेयर करने के लिए दे देता है क्वेश्चन, ऑप्शन उठा के दोनों में से किसी न किसी को दे देता है। अब फिर से समझो भाई, स्मृति स्तर के सोपान और बोध स्तर के सोपान, ये तो आपके हर्बर्ट चाचा ने दिए हैं और ये आपके हेनरी सी मॉरिसन ने दिए हैं। यहां तक समझ में आया? स्मृति में पहला सोपान कौन सा है? प्रस्तावना का है। अब बोध स्तर में कौन सा है? खोजबीन का है, अन्वेषण का है। स्मृति में दूसरा कौन सा है? प्रस्तुतिकरण है। बोध स्तर में दूसरा कौन सा है? ये भी प्रस्तुतिकरण है। दोनों सेम हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे फंसती है गांठ। स्मृति स्तर के सोपान तीसरे नंबर में क्या? स्पष्टीकरण करना है या तुलना करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई साहब, ये बोध वाले में आत्मीकरण करना है अथवा परिपाक करना है। यहाँ पे तुलना करवा रहा है, यहाँ पे परिपाक करवा रहा है। आगे देखते हैं चौथे नंबर पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी स्मृति वाला कि सामान्यकरण करेंगे हम तो। अब बोध वाला क्या कह रहा है? सर जी हम तो मैनेजमेंट करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे अपनी, बढ़िया व्यवस्था चल रही है एकदम, सब जगह सेटिंग है हमारी, नकल वकल धड़ल्ले से मिल चलेगी, आपको टेंशन नहीं लेना कि ये वाली व्यवस्था है। आगे देखो, अब स्मृति स्तर के अंतिम सोपान में आपको करना है प्रयोग। अब बोध स्तर के अंतिम सोपान में क्या करना है? वर्णन करना है अथवा अभिव्यक्तिकरण करना है। अब दोनों को एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक या दो नंबर यहाँ पे आपके बनेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ मोस्ट IMP दिस दिस स्लाइड। ओके, समझ में आ गया? पसंद आया तो लाइक करना पक्का। गला फाड़ फाड़ के थक जाऊँ, मेहनत बर्बाद नहीं करना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ढंग से समझ लेना चीजों को। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को कहा जाता है, सूक्ष्म या सूझ का सिद्धांत कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। अब भाई साहब पुनर्वलन
का सिद्धांत किसे कहा जाता है? अब ये हो गया जी आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब मुझे बताना भाई कमेंट में ये किसने दिया है? कमेंट बताना, मम्मी कसम खाओ ये सारे के सारे कमेंट बताना किसने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और सूझ का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये कमेंट में बताना किस किसने दिया है। ठीक है, चलें आगे। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? चलिए भाई, अब ये क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर नीचे से शुरू करते हैं। क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या अंतःप्रज्ञ अवस्था। अब ये बता दो भाई, अंतःप्रज्ञ अवस्था क्या? मास्टर जी बड़े खतरनाक नाम ले आए हो, पता ही नहीं चल रहा। अब क्या होगा भाई? फिर से क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या कह रहा है भाई? अरे भाई साहब, वह कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? अब आपको ये पता है कि कौन कौन सी हैं, तब तो आप छाटोगे। तो प्यारे बच्चों, इनकी अवस्थाओं को समझो। पहली कौन सी थी? सबसे नंबर 1 पे है इनकी क्रियात्मक अवस्था। दूसरे नंबर को पकड़ो, दूसरे नंबर पे आता है इनका ये वाली प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पे देखो ब्रूनर चाचा की, इनकी आती है संकेतात्मक अवस्था। तो ये तीनों इन्होंने अवस्थाएं दी हैं, ये वाली। परंतु आंत प्रज्ञ अवस्था ये कौन सी है भाई साहब? ये तो मास्टर जी को भी नहीं पता, ये कहाँ से रख दिया एग्जामिनर ने। तो यही वाली सही है, ऑप्शन नंबर ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। इनको रिवाइज कर लेना भाई साहब। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था एग्जाम में मिलेंगी। एक कोई भी अलग से रख देगा, आप लोग गलत करके चले आओगे। जब तक आप इन तीनों के बारे में भली भांति जानोगे, तीसरी कोई भी दे दे, चौथी कोई भी दे दे, आप उसको बिल्कुल अलग कर दोगे। इज दैट क्लियर? चलें आगे। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? चलो भाई साहब, फिर निगेटिव मिल गया है। भाई अनु मूल्यन होगा, अनुप्रयोग होगा, बोध होगा, ज्ञान होगा। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है भाई। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो सर अनुमूल्यन होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। बाकी तो ये हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अब देख लो भाई, अधिगम के वक्र होते कितने हैं पहले तो ये बताओ। अधिगम के मास्टर जी 4 वक्र होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब कौन कौन से होते हैं? अब मास्टर जी पहले ऑप्शन देखते हैं। क्या नतोदर वक्र होता है, मिश्रित वक्र होता है, लंबवत वक्र होता है या उन्नतोदर उत्तल वाला होता है? चलिए अब बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? क्या होगा भाई साहब? अधिगम के कितने वक्र होते हैं? अब ध्यान दे लो बच्चों। अधिगम का होता है एक तो नतोदर वक्र भी होता है, समझ में आ गया? मिश्रित वक्र भी होता है और उन्नतोदर उन्नतोदर वक्र भी होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये लंबवत व्रत नहीं होता, लंबवत व्रत ये नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका ये जो नतोदर जो वक्र होता है वो कैसा होता है, किसी को पता है? मैं बताता हूँ। ये रहा जी आपका, यहाँ से उठ करके ना, ये देखिए यहाँ से आपका ये होता है नतोदर वक्र। इसे क्या बोलते हैं हम? ये हो गया आपका नतोदर वक्र। पकड़ में आ गया? अब दूसरे वाले को देखो। अब मिश्रित वाला कैसा होता है? मिश्रित वाला तो मास्टर जी, ये मिश्रित वाला तो ये ऐसा होता होगा शायद, ऐसा होता नहीं होगा शायद। मिश्रित वाला ऐसा होता है, ऐसे जा करके ऐसा चला जाता है। ये कैसा हो गया जी? ये हो गया जी आपका मिश्रित वाला। अब आपका उन्नतोदर उत्तल वाला कैसा होता है? पता है किसी को? नहीं पता होगा। पता है? नहीं पता। ये होगा जी आपका, ये ऐसे बनेगा, ये आपका बनेगा यहाँ से ऐसे। ओके, समझ में आ गया? और फिर एक होता है आपका सिंपल वाला। तो सिंपल वाला कुछ नहीं, बीच से चला जाता है एकदम स्ट्रेट। तो इसे हम कहते हैं सरल वक्र। तो राइट आंसर होता है लंबवत वक्र व्रत। ये अधिगम का कोई भी किसी प्रकार का कोई वक्र नहीं होता। बाकी नतोदर होता है, मिश्रित होता है और उत्तल या उन्नतोदर भी होता है, और एक आपका होता है सरल वाला वक्र। इज दैट क्लियर? पकड़ लिया होगा आपने। अब चलिए भाई, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का
प्रतिपादन किया है। पहले नंबर पे आता है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण व अभिव्यक्तिकरण या वाचन प्रक्रिया। अब इसको आपको बिल्कुल फ्लो में लगाना है, सही क्रम में लगाना है। अब किसको आता है ये? किसी को तो आता होगा ना भाई, सही क्रम में आप कैसे लगाओगे? पहले क्या आएगा आपका? तो पहले नंबर पे आपका आता है ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, खोज। उसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद क्या आता है? आत्मीकरण। फिर उसके बाद क्या आता है सर जी? उसके बाद तो संगठन में व्यवस्था होती है। फिर लास्ट में क्या आता है? अभिव्यक्तिकरण आता है। तो क्या बन गया मास्टर जी? हमको सब पता है, बी वाला बनेगा बिल्कुल इसमें, राइट। पकड़ लिया? बिल्कुल मास्टर जी, पकड़ लिया हमने इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मास्टर जी और क्लियर कर देते हैं। हेनरी सी मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन में 5 पदों का वर्णन किया है। ये दूसरी बार करा रहा हूँ इसी क्लास में, ये वाले प्रश्न आपको दोबारा से रिवाइज इसीलिए करा रहा हूँ कि समझ जाओ। पहले क्या होता है? खोज होता है, अन्वेषण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, आत्मीकरण व परिपाक होता है, संगठन व व्यवस्था होती है, वाचन व अभिव्यक्तिकरण होता है। समझ में आ गया? कौन से वाले हैं ये? बोध स्तर वाले हैं। इससे पहले भी कराया था, नहीं कराया था? कराया था, कराया था जी सर जी, आपने तो सब कराया था। चलिए, तो टेक केयर। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से, ऑल ऑफ यू आवर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको हर एक चीज़ का, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान रखिए, तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करिए, वैकेंसी आपको मिलेंगे, भरोसा रखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, अपना ध्यान रखिए।